आज हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति 9th क्लास का शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है वो है संख्या पद्धति। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं का वर्गीकरण संक्रियाएं संख्याओं का वर्गीकरण संक्रियाओं। ये जो मैंने लिखा है संक्रियाओं का मतलब भी मैं बता दे रहा हूँ। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। जब भी हम संख्याओं को जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं तो इसे बोला जाता है संक्रियाओं। तो गणित की वह शाखा है संख्या पद्धति जिसके अंतर्गत संख्याओं का वर्गीकरण संक्रियाओं एवं संख्या रेखा का अध्ययन किया जाता है। उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले बताया संख्या पद्धति की परिभाषा कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो संख्या पद्धति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं का वर्गीकरण संक्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं संख्या रेखा का अध्ययन किया जाता है। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या रेखा के बारे में बताऊंगा। चलिए हम समझ लेते हैं संख्या रेखा। सबसे पहले हम समझेंगे संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा तो जब आप किसी भी संख्या रेखा को देखते हैं तो वो इस प्रकार से होती है। एक सीधी रेखा जब आप इस प्रकार से खींचेंगे ये एक सीधी रेखा आपने खींचा और ये दोनों ही तरफ अनंत रूप से चलता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। आप जितना इसको लंबा खींच सकते हैं खींचिए। इसके बाद आप
जब इस रेखा को बीच में से दो भागों में बांट देते हैं, बीच में से मैंने इस संख्या रेखा को दो भागों में बांट दिया, तो जो बीच वाले हिस्से को हमने, मतलब ये जो हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट ने इस रेखा को दो भागों में बांट दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया 0। क्या नाम दिया? 0। अब इस 0 के दाईं तरफ और इस 0 के बाईं तरफ की संख्याओं को आपको समझना है। तो इधर की संख्याएं 1 2 3 4 और ये अनंत रूप से आगे तक जाती हैं। जब आप दाईं तरफ होगी, अब जब आप बाईं तरफ जाएंगे तो इधर -1 -2 -3 -4। आप यहाँ पर संख्याओं को अब लिखिए। 0 के बाद जो दाईं तरफ की संख्याएं हैं ये प्लस में लिखी जाती हैं, 1 2 3 4, और बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं वो माइनस में लिखी जाती हैं, -1 -2 -3 और ये -4। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को ही कहा जाता है संख्या रेखा। और ये संख्या रेखा बीच में कहीं भी टूटी हुई नहीं रहती है, इसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई संख्या होती है। जैसे 0 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर 0.9 के बाद आता है 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 के बाद आता है 2। तो कहने का मतलब है कि ये जो संख्या रेखा है ये वह रेखा होती है जिस पर वे सभी संख्याएं स्थित होती हैं जो आप सोच सकते हैं। आप कोई भी संख्या सोचिए, आप दशमलव में संख्याएं सोच सकते हैं, आप अंडर रूट में संख्याओं को सोच सकते हैं, आप परिमेय संख्याओं को जो बटे में लिखी होती हैं उनको सोच सकते हैं। तो सभी प्रकार की संख्याएं इस संख्या रेखा पर विद्यमान होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर सभी संख्याएं विद्यमान होती हैं, इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो जब मैं इसको परिभाषित करूंगा तो इस प्रकार से करेंगे, संख्या रेखा वह रेखा होती है, संख्या रेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपर सभी प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती हैं। और यह रेखा बीच में कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती है।
टूटी हुई नहीं होती है। हर वो संख्या, हर वह संख्या जो आप सोच सकते हैं, वह इस संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित होती है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं स्थित होती हैं। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर संख्या रेखा आपको दिखाया और संख्या रेखा दिखाने के बाद फिर मैंने इसको परिभाषित भी किया। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहा जाता है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। इस चैप्टर में मैं आपको परिचय में वे सभी बातें बताऊंगा जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जो चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो आपको याद रखना है कि आपने पिछली कक्षाओं में 8th क्लास में 7th क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि आप उसके आधार पर इस 9th क्लास के जो बुक है NCERT और इसका जो सिलेबस है इसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। इसके लिए आपको 8th क्लास की जो मैथ है उसकी भी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिटेल में सभी चीज़ों को बता सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। अब हम संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण। अब हमें संख्याओं का वर्गीकरण करना है। तो संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा प्राकृत संख्याएं। क्या समझाऊंगा? प्राकृत संख्याएं। हम सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्याएं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक थैला है और आप यहाँ 0 पर खड़े हैं, और अब आप दाईं तरफ जाएंगे और जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो आप अपने थैले में इकट्ठा करेंगे। तो अब आप 0 से चलना प्रारंभ करते हैं और आपको संख्या 1 मिला, आपने इसको उठा के थैले में रख दिया। फिर आप और आगे जाएंगे, आपको 2 मिलेगा,
उसको भी आप थैले में रख देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको 3 मिलेगा, उसको भी आप थैले में रखेंगे। फिर आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आपने अपने थैले में संख्याओं को इकट्ठा किया है वे सभी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपने जो संख्याओं को बोलना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप जितना चाहे आप उतनी संख्याओं को बोल सकते हैं और ले सकते हैं। वे सभी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और उसके बाद आप सभी संख्याओं को देख सकते हैं। इसको आप अगर ध्यान में रख पाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। ये आप इसको देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर। तो बहुत इजी है ये। पहला जो है प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह भी बना के दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो जब आप पूर्ण संख्याओं को समझेंगे, मान लीजिए आप यहाँ 0 पर खड़े हैं और आपके पास में एक थैला है। आपने सबसे पहले 0 को उठा के थैले में रख लिया, फिर आप आगे बढ़े, 1 को उठा के रखा, 2 3 4 आपने सभी संख्याओं को थैले में रखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से संख्याओं का जो भी संग्रह आपके पास प्राप्त होगा थैले में, उसे बोला जाएगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती हैं। उसे आप कहेंगे कि वे पूर्ण संख्याएं हैं। तो चलिए इसको भी परिभाषित कर लेते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे तो मान लीजिए आपने एक थैला लिया और उस थैले में सबसे पहले 0 को रखा आपने, फिर 1 को रखा,
फिर 2 को रखा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आप इस प्रकार से संख्याओं को रखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याओं का संग्रह बनेगा आपके पास में, उसे क्या बोला जाएगा? पूर्ण संख्याएं। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल में लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं, आप आगे तक जितना जा सकते हैं वे सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया है। तो जब आप 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बाकी इसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं भी हैं, आप इसको भी ध्यान से समझिए। 0 के लगते ही ये पूर्ण संख्या बन गई और आगे 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं भी हैं, आप ये भी देखते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। अब हमें जो तीसरे नंबर पे समझना है वो समझना है पूर्णांक। क्या समझना है? पूर्णांक को समझना है। ठीक है, तो पूर्णांक को समझना बहुत ही आसान है। चलिए हम पूर्णांक को भी समझ लेते हैं। तो पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले आप इसको 2 वर्गों में बांटिए। पूर्णांक को आप कितने वर्गों में बांटेंगे? 2 वर्गों में बांटेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूर्णांक का मतलब होता क्या है। पूर्णांक भी अपने आप में संख्याएं हैं। जैसे संख्याओं के वर्गीकरण में हमने प्राकृत संख्याएं दिखाया, पूर्ण संख्याएं दिखाया, तीसरे नंबर पे हम दिखा रहे हैं पूर्णांक। तो अगर आप इस संख्या रेखा को ध्यान से देखें तो इसमें 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 ये दाईं तरफ अनंत रूप से चलता है और बाईं तरफ भी अनंत रूप से चलता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं आप देख रहे हैं, सभी संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। मैं 0 की बात कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 इनकी बात कर रहा हूं जो अनंत तक चलेंगे। सॉरी, इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4 ये भी अनंत तक चलेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 -1, 2, 3, 4 ये जो संख्याएं आप संख्या रेखा पर यहाँ देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। तो क्योंकि ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं, जो आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं इस समय 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ये सब दोनों तरफ अनंत रूप से चलने वाली संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 के दाईं तरफ की संख्याएं सारी प्लस में हैं और 0 के बाईं तरफ की संख्याएं माइनस में हैं। तो जो संख्याएं प्लस में हैं उनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और जो संख्याएं माइनस में हैं उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसलिए हमने पूर्णांक को 2 वर्गों में रखा है। पहला जो प्लस में संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जो माइनस में हैं वे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक का जो वर्गीकरण किया है वो 2 प्रकार से किया है, धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको पूर्णांक भी समझाया। अब ये जो मैं पूर्णांक को दिखाऊंगा, पूर्णांक में
मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्णांक में वे सभी संख्याएं शामिल की जाती हैं जो -5, -4, -3, -2, -1 और इसमें हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इधर भी ये अनंत रूप से चलेगा और इधर भी ये अनंत रूप से चलेगा। ठीक है, तो पूर्णांक में वे सभी संख्याएं शामिल होती हैं जो इस प्रकार से होती हैं: डैश 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। इस प्रकार पूर्णांक में वे सभी संख्याएं शामिल की जाती हैं जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो आपने यहाँ पर पूर्णांक में देखा कि इसमें हमने माइनस की भी संख्याएं लिया है, 0 को भी लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याओं को हमने लिया है जो कि प्लस में है, माइनस में है, 0 भी है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर पूर्णांकों को भी बांट दें, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तो चलिए मैं इसको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। जैसे आपने यहाँ पर समझा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पर। और पूर्णांकों में तो आपको सभी संख्याओं को ध्यान में रखना है, माइनस में भी है, 0 भी है, 1, 2, 3, 4 प्लस में भी है। तो जब आप इसको धनात्मक और ऋणात्मक में बांटेंगे, धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें आपको प्लस की संख्याएं लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है दूसरा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब आप ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो इसमें माइनस की संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 ये सभी माइनस की संख्याएं हैं। किस प्रकार की संख्याएं हैं? माइनस की संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें आता है 0, फिर क्या आता है? 0। 0 को आप क्या कहेंगे? क्योंकि 0 को ना तो हम धनात्मक में रख सकते हैं ना ही ऋणात्मक में रख सकते हैं। लेकिन 0 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या होती है।
क्योंकि शून्य से ही बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शून्य को हम किसी भी संख्या में जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं। साथ में शून्य से हम गुणा और भाग भी करते हैं। तो शून्य भी अपने आप में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? आप कह सकते हैं शून्य वह संख्या है, शून्य वह संख्या है जिसे ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक माना जाता है। तो शून्य वह संख्या है जिसे ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक माना जाता है। बस ये एक संख्या है। इसको आप क्या बोलेंगे? ये केवल एक संख्या है बस। ना तो इसको हम धनात्मक में रखेंगे ना ही ऋणात्मक में रखेंगे। बस ये एक संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांकों को भी समझ लिया। आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे समझते हैं हम क्या समझेंगे? परिमेय संख्याएं। मैंने प्राकृतिक संख्याएं समझा दिया, पूर्ण संख्याएं समझा दिया, पूर्णांक समझा दिया। अब हम 4th नंबर पे आते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चलिए इसको समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो बटे में लिखी होती हैं। जैसे 2/3, 3/5, 5/7। बटे में जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं आप उसे परिमेय संख्या कह सकती हैं। लेकिन हम इसको परिभाषित करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में, वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 1/2, 2/3, 3/5। आप माइनस में भी लिख सकते हैं, -5/10, -7/10, -9/5। इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो कि परिमेय संख्याएं होती हैं। साथ ही
अगर आप ऐसे लिख दें 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, इस प्रकार से अगर आप बहुत सारी संख्याओं को लिख देते हैं तो ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से भी आप लिखते हैं तो ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। परंतु अगर आप 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 इस प्रकार से अगर आप संख्याएं लिखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही कहा है P/Q के रूप में तो होनी चाहिए, लेकिन Q = 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि Q यानी कि बटे में जो हर है, जो नीचे का हर है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर आपका 0 नहीं होना। अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं परंतु 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार की संख्याएं क्या नहीं होती हैं? परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाली हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया परिमेय संख्याओं के बारे में। एक और है, अपरिमेय संख्याएं भी बची हुई हैं, लेकिन ये जो अपरिमेय संख्याओं की जानकारी है वो हमें 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जब एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करूं तब आपको मैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझाऊंगा। अभी मैं केवल आपको परिचय में, इंट्रोडक्शन में वे सभी बातें बता रहा हूं जो इस चैप्टर में 1.1 को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने परिमेय संख्याओं को समझ लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से है। क्या है? अब हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे अब हम? किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना अब हम सीखेंगे। चलिए, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो कि इस एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमें मिलेंगे भी एक्सरसाइज में, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। अब हम जो सीखेंगे वो इस प्रकार से रहेगा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में
परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब हमें ये समझना है, सीखना है और जानना है। इस पे आप फोकस कीजिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आप परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, इसको अब हम सीखेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम अपनी बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो परिमेय संख्याएं हैं। मैं इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। उदाहरण एक, मैं इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में दो परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी हैं? मेरे पास में एक परिमेय संख्या है इस प्रकार से 7/6 और दूसरी परिमेय संख्या है 4/3। ठीक है, ये मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझेंगे। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं, तो इसको हम दो स्थिति में समझेंगे। ये रहेगी पहली स्थिति। ये क्या रहेगी? पहली स्थिति। पहली स्थिति रहेगी, क्या रहेगी पहली स्थिति? जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर असमान हो। आप सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन जो पहली स्थिति रहेगी आप उसको ध्यान से देखिए। इन दोनों ही परिमेय संख्याओं को आप बड़े ध्यान से देखिए। यह है 7/6, यह है 4/3। इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर यानी कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं, इसके बटे में 6 है, इसके बटे में 3 है, तो दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि असमान हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर करेंगे। सबसे पहला काम है कि दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर कर दीजिए। तो अगर आप इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे और इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। तो ऐसे करना है आपको। 7/6 गुणा, मैं हर बराबर करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैं गुणा करूंगा इस परिमेय संख्या के हर यानी कि 3 से, और फिर जो 4/3 है इसमें भी मैं गुणा करने वाला हूं इस परिमेय संख्या के हर यानी कि 6 से। ऐसा अगर आप करते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आप ऐसा करते हैं
तो दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो बराबर हो जाएंगे। देखिए 7 तियां 21, 6 तियां 18 और 4 6 24 और 6 तियां 18। अब आप देख सकते हैं क्या दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए? बिल्कुल हो गए। तो जब हर बराबर हो जाएं तो अब आप इनके बीच में परिमेय संख्याओं को देख सकते हैं हर बराबर होने के बाद में। तो 21 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 22 से 23 दो ही संख्याएं मिल रही हैं। तो अगर हमें 5 संख्याएं ज्ञात करना हो या 10 संख्याएं ज्ञात करना हो या 20 संख्याएं ज्ञात करना हो या 100 संख्याएं ज्ञात करना हो या 1000 संख्याएं ज्ञात करना हो या 1,00,000 संख्याएं ज्ञात करना हो, तो इससे आपको क्या समझ आया कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक यानी कि अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कभी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवाते हैं, तो कभी 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवाते हैं, कभी 20 परिमेय संख्याएं। 20 तो बहुत रेयर केस में ही ज्ञात करवाते हैं, 10 तक तो जा सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जब आप अभी तो इनके बीच में दो ही परिमेय संख्याएं, मान लीजिए आप 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 या 10 मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जब दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में आप इन दोनों के बीच में अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए किसी भी बड़ी संख्या से आप इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। किसी भी बड़ी संख्या से कर दीजिए, आप किसी भी बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको गुणा कर दिया 10 से। अंश और हर दोनों में गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 10 से गुणा करते हैं, इसमें भी 10 से गुणा करते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, करके देखते हैं। 21 की गुणा 10 में करेंगे तो 21 दाम 210, 18 की 10 में करेंगे तो 180 और 24 की 10 में करेंगे 240 और 18 की 10 में करेंगे 180। अब आप देखिए 210 और 240 के बीच में तो आपको बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल गई, नीचे 180 है दोनों के, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना लिखिए, अब आपकी मर्जी है। ध्यान रखिएगा, हर बराबर होने के बाद ही आप गुणा कर सकते हैं, पहले नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आप लिखिए के बीच 10 लिख दें। चलिए मैं 10 लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। के बीच 10 परिमेय संख्याएं बराबर। तो शुरू करते हैं। 210 के बाद में क्या आएगा? 211 बटे में 180, फिर 212 बटे में 180, 213 बटे में 180। इस प्रकार से आप लिखेंगे। 210 के बाद क्या शुरू होगा? 211 बटे में 180, 212 बटे में 180, 213 बटे में 180, 214 बटे में 180, 215 बटे में 180, 216 बटे में 180, 217 बटे में 180, 218 बटे में 180, फिर 219 बटे में 180, फिर 220 बटे में 180। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो है तो बहुत सारी। कब तक मिलेंगी आपको? जब तक ये 240 नहीं आ जाता है, क्योंकि 210 और 240 के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन हमें लिखना कितना है? मैंने 10 तो लिख दिया है, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर आपने इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में
10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। और ऐसा सभी स्थितियों में किया जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पर आपको करके दिखाया। ऐसे ये स्थिति कब बनेगी? जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर असमान हों, तभी आप ये स्थिति अपनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इसको आगे बढ़ेंगे। आगे चल के मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको मैं आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर जब आप इसको आगे दूसरी स्थिति समझेंगे, दूसरी स्थिति भी समझ लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनेगी इसमें? दूसरी स्थिति बनेगी जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो। कैसे हो? समान हो। तो अब आपको समझना है कि जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो, तब आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण से ही समझेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, कोई भी परिमेय संख्या जो होता है, जैसे वो बटे में तो होता ही है, p बटे q के रूप में होता है ना, तो ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। p अंश है, q हर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी? जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो। उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से 5/6 लिखा है और लिखा है 9/6। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए और इसको देखिए। ठीक है ना, दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है, आप देख सकते हैं समान है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो आपको हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप ये डिसाइड करिए कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 6 है, 7 है, 8 है। 3 परिमेय संख्याएं तो हमें दिख रही हैं। और मान लीजिए 10 पूछा गया हो तो तब तो हमें नहीं मिलेंगी 5 और 9 के बीच में। तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी बड़ी संख्या से इसको गुणा कर देंगे और 10 परिमेय संख्याएं आप लिख लेंगे। तो चलिए 10 से मैंने इसको भी गुणा कर दिया। अंश और हर दोनों को गुणा किया जाएगा किसी भी एक संख्या से। तो देखिए क्या बना, 5 दाम 50 बनाइए और 10 6 60 बन गया, और 9 दाम 90, 6 दाम 60। अब 50 और 90 के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, है ना, बहुत सारी परिमेय संख्याएं। तो आप लिख सकते हैं के बीच 10 परिमेय संख्याएं बराबर 50 के बाद क्या आता है? 51/60, 52/60, 53/60, 54/60, 55/60, 56/60, 57/60, 58/60, 59/60 और ये 60/60 हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परिमेय संख्याएं हो गई। तो आपने यहाँ पर ये स्थिति तो और भी आसान थी, आसान है ना।
क्योंकि इसमें तो हमें हरों को भी बराबर नहीं करना है। तो जब जब हर समान होंगे तो आप किसी भी बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए और उसके बाद में उनके बीच में जितनी चाहे परिमेय संख्याएं लिखिए। आप गुणा 10 से ही नहीं, आप 15 से, 20 से, 25 से, 100, 1000, लाख, जितनी अधिक परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना हो उतनी ही बड़ी संख्या से आप गुणा कर दीजिए। अगर आपको कम परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो आप छोटी संख्या से गुणा कर सकते हैं। आप 5 से गुणा कर सकते हैं, आप 10 से गुणा कर सकते हैं, आप 8 से गुणा कर सकते हैं, आप 12 से गुणा कर सकते हैं, 18 से गुणा कर सकते हैं जब कम संख्याएं ज्ञात करना हो। अब जितना अधिक संख्याएं ज्ञात करना हो उतनी ही बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए और जितनी कम संख्याएं ज्ञात करना हो उतनी ही आप छोटी संख्या से भी गुणा करके आप परिमेय संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा करना बहुत आसान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 स्थितियों में समझाया है कि आप परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? नोट, इसको आप नोट में लिखिए। नोट ये है कि किन्हीं भी 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। नोट है ये, आपको दिमाग में रखना है कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से का मतलब होता है अनंत परिमेय अपरिमित रूप से का मतलब क्या है? अनंत। अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और आप उन्हें ज्ञात भी कर सकते हैं। तो किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको ज्ञात भी किया जा सकता है। ये चीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण था जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है, तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो इसी प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। 1.1 में आप इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप कैसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो ये चीजें आपको वहां समझना है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक और चीज समझा देता हूं। तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या समझा देते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। एक और पॉइंट आया है यहाँ पर, तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं यहाँ पर आप और समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, आप तुल्य परिमेय संख्याएं का मतलब ये है
कि हमारे पास में मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। ये आपके पास में 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 3/5 एक परिमेय संख्या है और इसके तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए कहा जाए या लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप इस 3/5 को मान लीजिए कहा जा रहा है कि 5 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए, तो आप इसको 5 बार लिखेंगे। पहले तो 1 2 3 4 और ये 5। और ऐसा करने के बाद आप इनको संख्याओं से गुणा करेंगे। आप इसको गुणा करेंगे 2 से, आप गुणा करेंगे 3 से, आप गुणा करेंगे 4 से, आप इसको 5 से गुणा कर सकते हैं, 6 से गुणा कर सकते हैं। जितनी तुल्य परिमेय संख्याएं चाहिए आप उसको इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप इनको कौन कौन सी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं? आप 2 3 4 5 6 7 8 जितनी ज्यादा आपको तुल्य परिमेय संख्याएं चाहिए उतनी ही अधिक संख्याओं से आप गुणा करेंगे। एक को छोड़ के आप सभी से गुणा कर सकते हैं। एक को छोड़ के आप सभी से गुणा कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया। मैंने 2 से गुणा कर दिया, 3 अंश और हर दोनों में गुणा करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूं आप इनको ध्यान से देखिए। अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो मैंने 2 से पहले गुणा किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और क्या बना देखते हैं। 3 दूनी 6 बटे में 5 दूनी 10, 3 तिया 9 बटे में 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 3 छक 18 और 5 छक 30। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है तुल्य परिमेय संख्याएं। किसकी? 3/5 की। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या हो उसके तुल्य जितना भी ज्ञात करना हो आप उसको अलग अलग संख्याओं से गुणा करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन गुणा आप अंश और हर दोनों में करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः 3/5 के तुल्य 3/5 के तुल्य परिमेय संख्याएं 3/5 के तुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? यही रहेंगी सब। 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 18/30। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो 3/5 के तुल्य परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया है। तो इन्हीं परिमेय संख्याओं को ही कहा जाता है कि ये 3/5 के तुल्य हैं। क्योंकि आप इनमें से किसी को भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 बन जाएगा। करके दिखाएं? बताइए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या लें। मान लीजिए हमने ले लिया है 15/25। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये वापस क्या बन जाएगा? 3/5। करके देखें, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 पचे 25। देखिए 3/5 बन गया ना। तो वास्तव में ये संख्याएं देखने में तो अलग दिख रही हैं, लेकिन ये 3/5 ही हैं वास्तव में। इस प्रकार की संख्याओं को, जो इस प्रकार से संख्याएं बनी होती हैं किसी एक विशेष परिमेय संख्या का, उनको हम बोलेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको तुल्य परिमेय संख्याएं भी समझा दिया। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको वो भी समझा दिया है। अब हम सीधा एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में।
मैं एक्सरसाइज 1.1 को अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक आप ये सभी जो इंट्रोडक्शन मैंने समझाया है आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो 1.1 को सॉल्व करके देखिए, तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अगर आती है तो मैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो आप उसको वहां से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।